हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व को नीति नीति निर्देशक तत्व को को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि आयरलैंड ने आयरलैंड ने फ्रांस के संविधान से लिया था। ठीक है। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से 51 में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। जबकि आयरलैंड देश है, उसने कहां से लिए? फ्रांस के संविधान से लिए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इसके आगे कौन कौन से हमें 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल को पढ़ना है। तो हम देखते हैं एक एक करके आर्टिकल। ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 36 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 37 में कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है। जैसे आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते हो कि हमें न्यायालय में मांग करने के लिए, आपके मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स से जो है भाग 3 में मूल अधिकार है। जैसे शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, आप उसके लिए जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, न्यायालय आपको देगा। ठीक है। वहां पे आप वाद विवाद कर सकते हो अपने मूल अधिकार को लेके। लेकिन ये क्या है, भाग 4 में जो दिए हुए जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है, मूल अधिकार जो होते हैं व्यक्तिगत के लिए होते हैं, ये समाज के हित के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? समाज के हित के लिए होते हैं। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में क्या है, इन पे वाद विवाद नहीं हो सकता, इस पे बहस नहीं हो सकती, इसीलिए न्यायालय में क्या है, वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 में कहा गया कि जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है। इस पे आप बहस नहीं कर सकते कि हमको न्यायालय में जाओगे, ठीक है, आप न्यायालय जाओगे आपको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन मूल अधिकार है, आप न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए कहा गया न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब आप देखेंगे आर्टिकल 38। जो आर्टिकल 38 है किसके बारे में बता रहा है? ठीक है, राज्य के कल्याणकारी का ये कहा गया, कल्याणकारी
राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। कल्याणकारी, कल्याणकारी, ठीक है। जो राज्य के लिए नीति निर्देशक है वो क्या है, राज्य के लिए कल्याणकारी होते हैं, ठीक है। राज्य के हित की बात करते हैं, ठीक है। समाज में सभी व्यक्तियों के हित की बात करते हैं कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अब आप देखेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। जैसे सरकारी सेवाओं में कोई टीचर है, ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में कोई टीचर अध्यापक है, ठीक है, तो अगर महिला को 30,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो मेल को 30,000 रुपये वेतन मिल रहा है, तो उसी काम के लिए जो फीमेल है उसे भी 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, ठीक है, सरकारी संस्था में, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समान वेतन दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39 का, ठीक है। इसमें बात की गई निःशुल्क विधि, बात की गई निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता कानूनी अधिकार है, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता है, ठीक है। अब क्या कहा गया कि आर्टिकल 39 का कहता है कि अनुच्छेद 39 का कहता है कि निःशुल्क, फिर क्या होगा, आपको लीगल एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता आप ले सकते हैं 39 का के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दिया ही जाए, राज्य की इच्छा, आपके ऊपर इच्छा है कि आपको देगा या नहीं देगा। कोई भी राज्य आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आप इसके खिलाफ कहीं न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे आर्टिकल 40। इसमें कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कहा गया, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन एक महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ उसी समय कहा था कि पंचायतों का गठन किया जाए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो था विवाद उलझा था। महात्मा गांधी कहते थे जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जो गांव है, गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक क्या होगा, शहर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गांव का, जब गांव सब होंगे तभी शहर सब होगा, सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि गांव में जो अगर गांव है, गांव जो प्रधान है या मुखिया बना दिया जाएगा वो सारा पैसा खा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में कुछ कहा गया, कुछ दशाओं में सहायता, ठीक है, कुछ दशाओं में सहायता। अब के राज्य क्या है रहा है, राज्य के नीति निर्देशक हैं। अब कुछ दशाओं में सहायता, कोई जरूरी नहीं है आपको सहायता मिले। जैसे कुछ दशाओं में सहायता करती है सरकार, जो उसकी कैपेबल क्षमता है वो सरकार करती है। जैसे क्या, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है, ठीक है।
तो उसकी इच्छा है कुछ दशा में क्या करना है, सहायता करना है, ठीक है। कहा उसके बाद अब कुछ क्या बात है, विकलांग पेंशन भी देती है, विकलांग पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन देती है, क्या देती है, वृद्धा पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, ठीक है, वृद्धा पेंशन भी मिल जाती है, ठीक है, वृद्धा पेंशन मिलती है। तो कुछ दशाओं में सहायता सरकार कर सकती है, चाहे विधवा पेंशन कर सकती है, विकलांग पेंशन कर सकती है, वृद्धा पेंशन कर सकती है, ठीक है, और कुछ भी सहायता दे सकती है, ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल देखेंगे 42, ठीक है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 इसमें कहा गया है मनोचित दशा तथा प्रसूति, मनोचित दशा एवं प्रसूति, ठीक है। इसमें कहा गया जिससे अगर कि व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि हर दिन व्यक्ति का दिमाग एक जैसा रहता है, कोई भी व्यक्ति हर समय एक जैसा दिमाग नहीं रहता कि आज जैसा उसका आज जैसे कोई काम कर रहा है कल भी वैसे ही काम करे, आने वाला दिन वैसे ही करे, क्योंकि हर दिन क्या होती है उसकी दशा जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है, मनोचित दशा, ठीक है। तो बताया गया ऐसे इसमें प्रसूति भी कहा गया है कि प्रसूति में क्या होगा, जब डिलीवरी के समय पास में आ जाती है तो सरकार क्या करती है कि जब डिलीवरी का समय पास में जाती है तो सरकार क्या करती है 3 महीना पहले छुट्टी दे देती है, 3 महीना पहले छुट्टी दे देती है और 3 माह बाद छुट्टी मिल जाती है। कोई भी महिला अगर ऐसी है डिलीवरी होती तो 3 माह पहले छुट्टी मिल जाएगी और 3 माह बाद में मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी अब मनोचित दशा कैसी है, अब काम करने का सही नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरीके से काम करने में उसकी कंडीशन सही नहीं है उस महिला की, ठीक है। तो अगर वो महिला काम करती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। तो सरकार इसमें क्या करती है, राज्य की नीति निर्देश पत्र है उसी के तहत क्या करती है, आर्टिकल 42 में क्या करती है कि महिलाओं को डिलीवरी होने से पहले जब कंडीशन है तो डिलीवरी होने के समय पे 3 महीने की छुट्टी दे देगी और 3 महीने की बाद में दे देगी। लेकिन सरकार ने इसका बीच में बाद में क्या हुआ, उल्लंघन हुआ इस नियम का, क्योंकि किसी किसी के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मान लो किसी किसी के 8 बच्चे हो रहे तो सरकार के 8 में से 8 बच्चे हुए 8 साल में, तो 4 साल तो उसने लेटे लेटे खाना, सब कुछ सरकार की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड हो गई 4 साल में। तो इस कानून क्या हुआ, दुरुपयोग होने लगा। अब सरकार ने 2 बच्चों पे कर दिया है, अगर 2 बच्चे हैं तभी ये नियम इस पे लागू रहेगा, अन्यथा इस नियम का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 42 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 43 हम देखेंगे, आर्टिकल 43 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में कहा गया है कि न्याय संगत वेतन, न्याय संगत वेतन, ठीक है, निर्वाह वेतन। न्याय संगत वेतन का मतलब ऐसा वेतन होना चाहिए, ऐसा उचित वेतन होना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके, ठीक है, जिंदगी कट जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि भैया हम तुम्हें नौकरी दे देंगे 1500 रुपए महीने में, क्या नौकरी कर लोगे, नहीं कर लोगे ना, क्योंकि वो कैसा वेतन है, न्याय संगत वेतन नहीं है कि 1500 रुपए में कैसे जिंदगी कट जाएगी, नहीं ये जिंदगी कटेगी। अब कोई कहे कि भैया कि 8,000 दे देंगे तब भी मतलब जिंदगी नहीं कटेगी। इसीलिए सरकार मतलब क्या है, न्याय संगत वेतन मिलना चाहिए, ये ऐसा मापदंड हो जिससे हमारे उस व्यक्ति का जो जीवन है वो निर्वाह पूरी तरीके से चल सके, ऐसा वेतन मिलना चाहिए व्यक्ति को, आर्टिकल 43 कहता है। अब हम लिखते हैं आर्टिकल 43 का, आर्टिकल 43 क्या क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है उद्योग प्रबंध की बात करता है, उद्योग प्रबंध की बात करता है, उद्योग प्रबंध की बात करता है, जिसमें कामगारों की भागीदारी के बारे में कहता है कि कितने कामगारों की कैसी भागीदारी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 43
काम ही करता है, उद्योग प्रबंध की बात करता है। आर्टिकल 43 खा, आर्टिकल 43 खा कहता है सहकारिता को बढ़ावा देने की बात करता है। सहकारिता को बढ़ावा देता है। सहकारिता क्या है? जैसे लोग कुछ गांव लेवल पे क्या होते हैं, आके समूह बना देती है, हेल्प ग्रुप बना दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 20-20 लोगों का क्या होता है, कोऑपरेटिव बना जाते हैं, यूनियन बना जाती है 20-20 लोगों की या 10-10 लोगों की। तो उसमें क्या है, सरकार जो होती है, कोऑपरेटिव बैंक होती है, लोन प्रोवाइड करा देती है। और जब लोन प्रोवाइड करा देती है, आराम से लोन मिल जाता है। सभी लोग 20 के 20 लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सहकारिता आराम से कर सकते हैं और कम ब्याज पे उन्हें पैसा मिलेगा और वो अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 43 खामी कहा गया है। अब आप देखेंगे आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, समान सिविल संहिता। ठीक है, इसमें क्या समान सिविल संहिता, अभी इसको सरकार लागू कराने की बात कर रही थी ताकि सभी पूरे देश में क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें क्या है, इसमें 3 चीजों को विशेषकर मना किया गया है। जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो एक शादी करेगा। ठीक है, 2 शादी नहीं कर सकता, पॉलीगमी नहीं कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, एक से ज्यादा मतलब कहने मतलब एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता है। इसमें मतलब करेगा, सरकार करेगी। दूसरी कहा जाता है बेटा है या बेटी है। बेटा को तो पहले ही था, बेटी के लिए जो बेटी है उसको भी क्या हुआ, जमीन में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, कानूनी हो जाएगा, उसको भी, बेटी को भी जमीन में हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सरकार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बदलाव करके लागू कर देगी। अब चाहे कोई भी धर्म का जाति का हो, ठीक है, अगर उसमें एक से ज्यादा शादी करते हो तो कानूनी हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। उत्तराखंड भी इसे लागू कर रहा है अभी हाल में ही। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 का आ गया कि जैसे इसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और 6 से 14 वर्ष तक के। अभी देखना आप, 0 से 6 वर्ष से छोटे बच्चे जो होते हैं, जो मतलब 6 वर्ष से छोटे हैं, उन बच्चों का स्वास्थ्य देख रेख कौन करेगा? स्वास्थ्य की देख रेख कौन करेगा? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार जितनी उसकी कैपेसिटी क्षमता है वो राज्य सरकार करती है, जिसमें खसरे का टीका, पोलियो का टीका, छोटे बच्चे होते हैं उनके टीका लगते रहते हैं। ठीक है, बुक बनाई जाती है, उसमें मतलब महीने में कौन सा टीका लगना है, कौन कौन से महीने में डीपीडी का टीका लगना है, खसरे का लगना है, या चेचक का लगना है, या पोलियो का टीका लगना है। तो एक बुक बना दी जाती है, उसमें महीने के हिसाब से लगते रहते हैं। तो ये सरकार का काम है, दायित्व बन गया। 0 से 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष से नीचे तक के बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने रखी है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं कि भाई की स्वास्थ्य मतलब आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से मतलब 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य को फ्री में देख रेख होनी चाहिए। और 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की बात कही है। निःशुल्क शिक्षा की बात कही है। ठीक है, अब शिक्षा क्या, निःशुल्क शिक्षा यहाँ भी है और मौलिक अधिकार में भी है।
वहां पे क्या है, आर्टिकल 21 का में है, ठीक है। ये 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, द्वारा जोड़ दी गई, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब यहाँ क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 45 में है, ठीक है। तो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य देखरेख की जिम्मेदारी है राज्य की, और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। आर्टिकल 46, इसमें ST SC ST के प्रावधान है, SC ST के प्रावधान है, ठीक है। SC ST के जो प्रावधान है वो SC ST के प्रावधानों के बारे में कहा गया है, ठीक है। विशेष प्रावधान है, ठीक है। ये आयोग बनाए जाते हैं, इनके पुलिस विभाग से ऊपर का दर्जा होता है SC ST विभाग आयोग। अब आर्टिकल 47 देखते हैं, इसमें पोषाहार की बात की है, पोषाहार, ठीक है। पोषाहार की आगे कैसा न्यूट्रिएंट होना चाहिए, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान का स्तर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 47 में पोषाहार के बारे में बात की है, ठीक है। सरकार अच्छा से अच्छा पोषाहार की व्यवस्था करेगी, ठीक है, इस तरीके से राज्य सरकार। तो इस तरीके से इनमें बात की गई है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई, कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की, कृषि को बढ़ावा दिया, पशुपालन। और एक बात और कही गई, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब क्या है, जैसे गाय है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है, गाय पे प्रतिबंध लगा दिया है कि गाय की जो कटान होता है, गाय का कटान ना किया जाए, इस पे क्या सरकार ने कर दिया कि प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध है आर्टिकल 48 के तहत, ठीक है। अगर दुधारू कोई पशु है तो उसे काटा ना जाए, आर्टिकल 48 कहता है। और कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 का है 48 का, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण वन जीवों की रक्षा, पर्यावरण एवं वन जीवों की रक्षा की बात कही गई है, ठीक है। अब ये पर्यावरण, उसकी भाई पर्यावरण क्या है, अब कोई आम बात तो ना, पर्यावरण है, अब एक जी क्या है, सबके समाज के हित के लिए कह रहे हैं। अगर पर्यावरण को भाई ध्यान में रखो, पर्यावरण खराब ना हो, जिससे सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पर्यावरण सही रहेगा तो वहाँ के वातावरण भी सही रहेगा, वहाँ पे लोग भी खुशहाल रहेंगे, और उनका जो मतलब कोई बीमारियां भी कम लगेंगी। तो ये क्या समाज के हित के लिए है, कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, समाज के हित के लिए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए है, समाज के हित के लिए है। सरकार चाहे इसे लागू कर सकती है, और सरकार चाहे तो समाज के लिए और भी कुछ जोड़ सकती है, ठीक है। तो क्या है, पर्यावरण और वन जीवों की रक्षा की जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 49 में कहा गया कि जो स्मारक होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होती, उनकी सुरक्षा की जाए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे ताजमहल है। अब ये किसी का एक अकेले का थोड़ा ना है, ठीक है। ताजमहल है तो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक, स्मारक है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। किसकी, राज्य सरकार की है। तो यहाँ पे पुलिस रहती है, इसको देख रेख करती रहती है, किसको, ताजमहल को, ठीक है, कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिससे लाल किला है, ठीक है, लाल किला हो गया,
ठीक है। कुतुब मीनार हो गई, ठीक है, ये कैसी है, कुतुब मीनार हो गई, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं कैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, तो इनकी देख रेख के काम किसका है, सरकार का है, ठीक है, राज्य सरकार का है। तो आर्टिकल 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा की जाए, आर्टिकल 49 में, ठीक है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 देखते हैं, आर्टिकल 50 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 50 यहाँ पे सेपरेशन की बात कही है, न्यायपालिका कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्याय और न्यायपालिका एक दूसरे से कैसी हैं, अलग हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से कैसी अलग है, सेपरेशन। कार्यपालिका काम अलग है, न्यायपालिका काम अलग है, आर्टिकल 50 में कहा गया है। आर्टिकल 50 में कहा गया अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है। क्योंकि अब जी क्या है, समाज के हित के लिए है ना आर्टिकल 51, तो अब ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की है किसमें, आर्टिकल 50 में। तो इस तरीके से जो भाग 4 है और राज्य के नीति निर्देश तत्व आर्टिकल 36 से क्या होता है आपको पढ़ा दिए गए। आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।